हेलो बच्चों, मैं सीता कंवर स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम चैप्टर 5 लोकतंत्र का अध्ययन कर रहे थे। इसके पूर्व के वीडियो के तहत हमने लोकतंत्र के अर्थ, परिभाषा, इसके विभिन्न रूपों, साथ ही सिद्धांतों को समझा। इसी के साथ ही हमने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर को भी विस्तार पूर्वक देखा। आज के वीडियो में हम लोकतंत्र के गुण व दोषों का अध्ययन करेंगे, यानी लोकतंत्र के आलोचनात्मक परीक्षण को समझेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि किन महत्वपूर्ण बिंदुओं का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लोकतंत्र के गुणों को देखेंगे कि लोकतंत्र एक अच्छी शासन प्रणाली है तो कैसे है, इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। फिर हम देखेंगे लोकतंत्र के दोष, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लोकतंत्र को सफल शासन प्रणाली होने से रोकती हैं। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे उन आवश्यक परिस्थितियों का जो कि लोकतंत्र की सफलता के लिए किसी भी देश में होना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गुण देखते हैं, क्योंकि किसी भी शासन प्रणाली में, किसी भी शासन व्यवस्था में कुछ अच्छी बातें होती हैं, उसके गुण होते हैं, तो कुछ उसकी नकारात्मक बातें भी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गुण देखते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने, है ना, जॉन स्टुअर्ट मिल इंग्लैंड के विचारक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में, और लोवेल जैसे जो विद्वान हैं, उन्होंने प्रजातंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन बताया है कि जितनी भी अन्य शासन प्रणालियां हैं, अधिनायक तंत्र है, राजतंत्र है, कुलीन तंत्र है, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली प्रजातंत्र है। तो ऐसे कई विद्वान हैं, उन्होंने विभिन्न तर्क दिए हैं कि लोकतंत्र एक अच्छी शासन प्रणाली कैसे है। हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लोकतंत्र के 4 गुण बताइए, 4 दोष बताइए, या फिर लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां बताइए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहला जो लोकतंत्र का गुण है वो है सार्वजनिक हित में वृद्धि, क्योंकि हमने देखा लोकतंत्र जनता का शासन है। इसका जो साध्य है वो है जनता का कल्याण करना, यानी एकमात्र लक्ष्य जनता का कल्याण करना है। जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और जो शासन की नीतियां बनती हैं वो शासन की नीतियां लोक कल्याण के उद्देश्य को ध्यान में रख के ही बनाई जाती है। जैसे अब हम देख रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत सरकार जितनी भी नीतियां बनाती है, एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? जनता का अधिकतम कल्याण करना। दूसरा है कार्यकुशल शासन। ये एक कार्यकुशल शासन है। इसकी कुशलता इस चीज़ से साबित होती है कि इसमें जनता को ध्यान में रखकर ही शासन की सभी नीतियां बनाई जाती है, नीतिगत फैसले लिए जाते हैं, जिनका मैंने अभी आपको जिक्र किया। इसलिए चूंकि जनता को ध्यान में रख करके मेन जो लक्ष्य है वो जनता को माइंड में रख करके नीतियां बनाई जाती है, इसलिए ये नीतियां सफल भी होती हैं, क्योंकि इन नीतियों के, इन कानूनों के सफल संचालन में जनता की सहभागिता सरकार को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। लोकतंत्र क्या है? सार्वजनिक शिक्षा का साधन है। आप भारत का ही उदाहरण लीजिए। हर 5 साल में यहाँ चुनाव होते हैं, हर एक पार्टी अपना एजेंडा लेकर आती है, और यहाँ हम सार्वजनिक शिक्षा मिलती है। हमें विभिन्न विषयों पर जागरूकता हमारी इससे बढ़ती है। विभिन्न विषयों पर जो पार्टियाँ अपने विचार रखती हैं तो उससे हमारी जानकारी भी बढ़ती है। लोकतांत्रिक शासन में जनता सार्वजनिक समस्याओं पर विचार रखती है, यहाँ तक कि वो अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होते हैं। उनको ये जो लोकतंत्र की प्रक्रिया है, इसमें उन्हें विचार अभिव्यक्ति का अधिकार प्राप्त होता है, और इस विचार अभिव्यक्ति के माध्यम से वो अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए विचार रखना भी सीखते हैं। ठीक है, आम चुनाव और राजनीतिक दल भी सार्वजनिक शिक्षा के अच्छे खासे साधन हैं। ठीक है, ये भी सार्वजनिक शिक्षा प्रदान करवाते हैं। नेक्स्ट है देश प्रेम की भावना का विकास। ठीक है, मिल क्या बोलते हैं? मिल ने कहा है कि जनता खुद देश की सर्वेसर्वा होती है। जनता को पता है कि ये हमारा शासन है, हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन कर रहे हैं। इसलिए जो जनता है वो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना रखती है, अपनत्व की भावना रखती है, उससे जुड़ा हुआ महसूस करती है। लेकिन अगर आप तानाशाही शासन को देखें तो उसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नैतिक शिक्षा का साधन। तो ब्राइस हैं, लॉर्ड ब्राइस, जो कि महत्वपूर्ण विचारक है, उन्होंने कहा है कि प्रजातंत्र में सभी जो नागरिक हैं वो एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाकर रहना सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि एक के अधिकार दूसरे के कर्तव्य हैं, तो अधिकारों की मांग, अधिकारों का पालन दूसरों के कर्तव्य को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। जैसे एक उदाहरण देना चाहूँगी, माना कि मुझे संगीत सुनने का अधिकार है, लेकिन मैं अगर रात के 11-12 बजे बहुत तेज आवाज़ में
संगीत सुनूंगी तो उससे किसी दूसरे के सोने के अधिकार का क्या होगा, हरण होगा, उल्लंघन होगा। तो मेरे अधिकार ऐसे होने चाहिए कि किसी दूसरे के कर्तव्य की उल्लंघना न हो। तो इसमें आदमी जो नागरिक होता है, व्यक्ति होता है, वो दूसरे नागरिकों के प्रति सहिष्णु होना, उदार होना और सहानुभूति का व्यवहार करना सीखता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली क्रांति से सुरक्षा देती है। फ्रांस की क्रांति का एकमात्र उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, क्यों हुई थी? समाज की दोषपूर्ण व्यवस्थाओं के खिलाफ, है ना, राजा के अत्याचार के खिलाफ, क्योंकि वहाँ पे व्यक्ति को अपने विचार अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं था और उनके साथ शोषण किया जाता था। लेकिन अगर हम देखें लोकतंत्र में, चूँकि शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, फ्रांस में हमने देखा था निरंकुश राजतंत्र था, राजा जनता के प्रति उत्तरदायी ही नहीं था, राजा तो अपने भोग विलास में डूबा हुआ था, है ना। तो वहाँ पर क्रांति हुई, राजा की अत्याचारी जो ताकत थी उनके विरुद्ध में, और शासन में जो समाज में असमानता थी इसके विरोध में। लेकिन लोकतंत्र में तो ऐसा नहीं है, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है और जनता अगर सरकार से किसी मत पर असहमत है तो उसे असहमति व्यक्त करने का भी अधिकार है। भाई हर 5 साल में चुनाव होते हैं तो वो उसमें अपनी असहमति व्यक्त कर सकती है, जिस सरकार से, जिस शासन से वह संतुष्ट नहीं है उसको बदल सकती है वैधानिक तरीकों से। तो उसे क्रांति करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हिंसक साधन अपनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कि यदि जनता सरकार से असंतुष्ट है तो वह सफलतापूर्वक वैधानिक तरीकों से उसे हटा सकती है। नेक्स्ट है विश्व शांति का समर्थक। आप राजतंत्र को देखो, जो अन्य शासन प्रणाली हैं, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, अधिनायक तंत्र, तो ये सब कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद पर बल देती है, अधिक से अधिक अपने साम्राज्य का फैलाव करने पर। और साम्राज्य का विस्तार करना फिर किसको जन्म देता है? झगड़ों को जन्म देता है। लेकिन लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक है, आपसी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाने पर बल देता है। अगर हम भारतीय राजनीति का उदाहरण देखें तो पंचशील का समझौता आप ले लीजिए। इसके अलावा हमारे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय देश हैं उनके साथ विभिन्न प्रकार के समझौते किए जाते हैं। तो यह राष्ट्रों के मध्य जो आपसी विवाद होता है उनको अंतर्राष्ट्रीय कानून के माध्यम से निपटारा करने पर बल देता है। इसलिए लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। नेक्स्ट है लोकतंत्र निरंकुश शासन के स्थान पर संविधान के शासन में, संविधानवाद में आस्था रखता है। यानी यहाँ की जो सरकार है वो संविधान से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करती हैं, इसलिए सरकार के निरंकुश होने का कोई भी चांस नहीं रहता है। तो लोकतंत्र निरंकुश शासन के स्थान पर विधि का शासन, कानून का शासन यानी सीमित शासन, है ना, सरकार की शक्तियाँ सीमित होती हैं संविधान के अनुसार, और शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर बल देता है। बच्चों ये भी एक टर्म है पॉलिटिकल साइंस की, विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण। जब सारी शक्तियाँ किसी एक ही पक्ष में केंद्रित हो जाती है, यानी जब अगर हम राजतंत्र का उदाहरण लें तो उसमें सारी शक्ति किस में केंद्रित थी? राजा में, है ना। राजतंत्र में किस में केंद्रित होती है? राजा में। तो वहाँ पे शक्तियों का क्या हो रहा है? केंद्रीकरण हो रहा है ना। लेकिन जब हम विकेंद्रीकरण को देखते हैं, विकेंद्रीकरण इसके बिल्कुल विपरीत होता है। उसमें शक्तियाँ केंद्रित न होकर के अलग अलग जो केंद्र होते हैं उनमें विभक्त होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण। अगर मैं भारत का उदाहरण लेऊँ तो भारत में बताओ मुझे विकेंद्रीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई 3 स्तर हैं, केंद्र स्तर पर अलग सरकार है, राज्य स्तर पर अलग सरकार है, स्थानीय स्तर पर अलग सरकार है। सत्ता का केंद्रीकरण हो ही नहीं रहा है, सत्ता अलग अलग समूह में, अलग अलग जो चरण हैं, अलग अलग केंद्र हैं उनमें बटी हुई है। तो इसे ही कहते हैं विकेंद्रीकरण। और जब शक्ति किसी एक व्यक्ति में केंद्रित नहीं होगी तो निरंकुश बनने के चांस भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए यह संविधानवाद में आस्था रखता है। संविधान में बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है, भारतीय संविधान में, कि केंद्र सरकार को इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होगा, राज्य सरकार को इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होगा। उनके अधिकार और क्षेत्र बिल्कुल स्पष्ट रूप से विभाजित किए गए हैं। तो लोकतंत्र संविधानवाद में आस्था रखता है, और संविधानवाद क्या है? विधि का शासन है, उसके द्वारा विधि का शासन, सीमित शासन स्थापित होता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना। क्योंकि हमने देखा कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में व्यक्ति के जो व्यक्ति होता है वो साध्य होता है, व्यक्ति के अधिकार, मनुष्य की गरिमा, इनको महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र व निष्पक्ष जो न्यायपालिका होती है उसकी स्थापना पर लोकतंत्र बल देता है, जो कि व्यक्ति को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के अत्याचार से बचाती है। ठीक है, कि व्यवस्थापिका कहीं ऐसा कानून न बना दे कि व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो जाए, या कार्यपालिका कोई ऐसा निर्णय, ऐसी शासन की नीति न बना दे कि व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो जाए। नेक्स्ट है
लोकतंत्र समानता व स्वतंत्रता पर आधारित शासन है। बिना किसी जाति, धर्म, नस्ल और वर्ग के यहाँ पर सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। सभी लोगों को समान मूल अधिकार दिए जाते हैं लोकतंत्र के अंदर। इसी के साथ ही लोकतंत्र में चूँकि हमने देखा विश्व शांति रहती है, बिल्कुल व्यवस्था कानून का शासन रहता है, तो इसके कारण यहाँ पर जो कला है, साहित्य है, विज्ञान है, इन क्षेत्रों में प्रगति होती है। ठीक है, मतलब जब आप ये बताइए किसी देश में युद्ध छिड़ रहा है, अशांति का माहौल है, तो क्या उसमें जो दार्शनिक है, कलाकार है, वो आराम से रह करके अपना कार्य कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, इनकी तो उन्नति हो ही नहीं पाएगी। तो जब बिल्कुल शांति की स्थिति है तब ही कला, साहित्य, संस्कृति की उन्नति संभव है। तो लोकतंत्र में यह उन्नति हो पाती है। इसके अलावा लोकतंत्र एक जो शक्तिशाली शासन व्यवस्था है। कैसे हम कह सकते हैं कि जब संकट काल आता है तो संकट काल के समय जो जनता होती है, प्रजा होती है, नागरिक होते हैं, वो अपने राष्ट्र प्रेम की भावना उनमें इतनी ज़्यादा उमड़ जाती है कि वो पूरी तरह से सरकार के, देश के साथ हो जाते हैं। और ये जो देशभक्ति की भावना होती है ये क्या कर देती है, उस राष्ट्र को शक्तिशाली बना देती है। एक नैतिक बल राष्ट्र को प्राप्त होता है। नेक्स्ट है लोकतंत्र के दोष। पहले चरण में हमने देखा लोकतंत्र के गुण। अब जो आलोचक है, क्योंकि आलोचना तो होगी, कोई भी शासन प्रणाली अपने आप में परिपूर्ण नहीं होती है। हाँ, ये जरूर होता है किसी में गुण थोड़े अन्य की तुलना में ज़्यादा होते हैं। तो जो आलोचक हैं वो इसकी बुराइयां करते हैं, लोकतंत्र की कुछ आलोचना करते हैं। तो वो देखते हैं किन आधारों पर आलोचना की गई है। लोकतंत्र की सबसे पहली जो आलोचना की गई है, जो बहुत प्रारंभिक समय से आ रही है, जब प्लेटो और अरस्तु जैसे यूनानी विचारक थे, तो इन्होंने ये कहकर लोकतंत्र की आलोचना की है, लोकतंत्र क्या है, अयोग्य लोगों का शासन है। आप कह रहे हो संपूर्ण जनता को शासन करने का अधिकार है, लेकिन पूरी जनता, सभी लोग तो विवेकशील नहीं हो सकते ना, सभी लोग तो तर्कपूर्ण चिंतन नहीं कर सकते ना। तो बस इसी बात के आधार पर प्लेटो, हेनरी मैन और लेकी जैसे जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि योग्य तथा मूर्खों को लोकतंत्र शासन में एक साथ भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है, कि इसमें योग्य भी भाग ले सकते हैं और मूर्ख भी भाग ले सकते हैं। और इसका परिणाम ये निकलता है कि जो योग्य लोग होते हैं वो उदासीन हो जाते हैं। लोकतंत्र व्यक्ति को विवेकशील मानकर चलता है, लेकिन हर वक्त व्यक्ति विवेक से सोचे ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मूल रूप से व्यक्ति अपने संवेग और अपनी भावनाओं के अनुरूप संचालित होता है। संवेग जानते हो ना, भय, प्रेम, क्रोध, तो मनुष्य भावनाओं के अनुरूप संचालित होता है। हर एक मनुष्य विवेकशील, चिंतनशील नहीं होता है। दूसरा बता रहा है बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता, कि लोकतंत्र क्या है, भीड़ तंत्र है एक तरह से, है ना। हम कहें इन आलोचकों के अनुसार कि लोकतंत्र में सारी जनता भाग लेती है, तो जो बुद्धिजीवी, चिंतनशील जो वर्ग होता है वो अपने आप को दूर कर लेता है, उदासीन हो जाता है। क्योंकि लोकतंत्र किसको बल देता है, गुणों की बजाय संख्या पर बल देता है, कि जिसको बहुमत मिलेगा वो ही अपनी सरकार बना पाएगा। तो इसमें संख्या पर बल दिया जा रहा है, न कि गुणों पर। तो ये इसकी आलोचना की जाती है। नेक्स्ट है शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण है, कि हम ये कह रहे हैं लोकतंत्र में सार्वजनिक शिक्षा मिलती है, नैतिक शिक्षा मिलती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि राजनीतिक दल चुनाव के समय सार्वजनिक शिक्षा प्राप्ति का साधन है, लेकिन यहीं पर इस बात को उल्टा काटा गया है कि राजनीतिक दल है वो अपने निहित स्वार्थों के लिए प्रचार प्रसार करते हैं, तो उनका प्रचार भ्रमपूर्ण भी हो सकता है ना। तो आप कैसे कह सकते हैं कि राजनीतिक दल किसी भी राष्ट्रीय समस्या पर अपना स्वार्थ दूर रख करके सोचेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये शिक्षा दी जाती है, ये दावा दोषपूर्ण है। नेक्स्ट जो पॉइंट आलोचक इसका काट रहे हैं वो है स्वतंत्रता और समानता, कि लोकतंत्र ये दावा करता है कि उसमें सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलेगी, समानता मिलेगी, तो ये दावा भ्रमपूर्ण है। क्योंकि लोकतंत्र सभी व्यक्तियों को आर्थिक रूप में स्वतंत्रता और समानता प्रदान नहीं करता है। आज भी हम देखें लोकतांत्रिक देशों में आर्थिक दृष्टि से अलग अलग वर्ग बने हुए हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि जब तक समाज में आर्थिक समानता रहेगी, राजनीतिक समानता आप प्राप्त कर सकते हो? यानी वही मार्क्स की बात का यहाँ पर आलोचक तर्क देते हैं कि बिना आर्थिक समानता के, है ना, आप राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता को स्थापित कर ही नहीं सकते हो। जब समाज में सभी लोगों को समान साधन प्राप्त होंगे, उसी के बाद ही आप राजनीतिक समानता की बात कर सकते हो। क्योंकि जो लोग आर्थिक दृष्टि से संपन्न वर्ग हैं वो लोग सरकार पर प्रभाव डालकर अपने पक्ष में नीतियां करवा लेंगे, तो लोकतंत्र तो रहेगा ही नहीं। इसलिए जोर किस पर दिया है, आर्थिक समानता पर, और लोकतंत्र ऐसा करने में सफल नहीं हो पाया।
सार्वजनिक धन व समय का दुरुपयोग। आलोचक कहते हैं कि हर 5 साल में जो चुनाव करवाए जाते हैं उससे समय भी खर्च होता है और धन भी खर्च होता है। ठीक है, तो आम चुनाव और साथ में जो नीतियों का निर्धारण, कानूनों का निर्माण करने की जो जटिल प्रक्रिया है संसद वगैरह में, तो वो क्या करती है, समय भी खराब करती है और पैसा भी खराब करती है। इसी तरह से लोकतंत्र की आलोचना करते हुए कहते हैं कि लोकतंत्र संकट काल की दृष्टि से उपयुक्त शासन प्रणाली नहीं है, क्योंकि इसमें शासन को निर्णय लेने में बहुत समय लग जाता है। एक विपक्षी दल भी होता है। इसके अलावा जो सरकार होती है वो तय समय पर निर्णय नहीं ले पाती है। लेकिन अगर हम तानाशाही देशों का उदाहरण देखें तो जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, जर्मनी में जो तानाशाह थे, इटली में जो तानाशाह थे, तो उन्होंने जो अन्य लोकतांत्रिक देश थे, है ना, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह, तो इनकी तुलना में तुरंत निर्णय ले लिए थे। तो ये निर्णय लेने में संभव जल्दी हो पाते हैं तानाशाह जो लोग होते हैं, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति को या समूह को ही निर्णय होता है, लेकिन इसमें पूरा राष्ट्र इन्वॉल्व होता है, इसलिए संकट काल में यह शासन व्यवस्था उपयुक्त नहीं है। ये कहते हैं कि जो ये विश्व शांति का तर्क है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं है। कैसे इन्होंने कहा है ये? इन्होंने कहा है कि जो लोकतांत्रिक राज्य है वो पूंजीवादी होते हैं। एक तरह से पूंजीवादी, मैं पहले बता चुकी हूँ, उदारवाद, पूंजीवाद। तो ये पूंजीवादी जो होते हैं ये युद्ध को और साम्राज्यवाद को जन्म देते हैं। इनका एकमात्र लक्ष्य होता है कि कैसे भी करके अपने साम्राज्य को बढ़ाओ। तो ब्रिटेन, फ्रांस जैसे यूरोपीय देश हैं, आप देखें कि उनमें लोकतंत्र है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने युद्ध के माध्यम से अपने साम्राज्यवादी नीति को अपनाया था। उन्होंने कई देशों को अपना उपनिवेश बनाया था, भारत भी एक उपनिवेश था। तो ये कहना कि लोकतांत्रिक जो देश होते हैं वो विश्व शांति का समर्थक है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो लोकतांत्रिक देश होते हैं उनमें कहीं ना कहीं अपने साम्राज्य के विस्तार की भावना होती है, क्योंकि वो पूंजीवाद के समर्थक होते हैं। तो ये दावा भी उन्होंने गलत साबित कर दिया। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि लोकतंत्र एक अनुत्तरदायी शासन प्रणाली है। इसका ये दावा कि जनता के प्रति उत्तरदायी है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो शासक, जो प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं वो ये मानकर बैठ जाते हैं कि 5 साल तक तो उन्हें कोई अब जनता के से मतलब नहीं है, ऐसा व्यवहारिकता में होता है, और 5 साल बाद उन्हें जनता को जवाब देना होता है। तो ये एक तरह से अनुत्तरदायी शासन प्रणाली है कि तुरंत कार्य के लिए जो उत्तरदायित्व है वो यहाँ पर सुनिश्चित नहीं होता है। इसके अलावा उदासीन मतदाता होते हैं। अभी अपने भारत में ही देख लो कितना रहता है वोटिंग का रेशियो, बहुत कम वोटिंग का रेशियो रहता है, 60%, 70%, तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। मतदाता उदासीन होते हैं। भाई आप कह रहे हो कि लोकतंत्र जनता का शासन है, जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, लेकिन आप उसको तभी मानोगे ना सही मायनों में जब सारी जनता भाग ले रही है, लेकिन अधिकतर जनता तो उदासीन है। आप कैसे कह सकते हो कि 50% वोटिंग के आधार पर जो व्यक्ति चुन के आया वो योग्य उम्मीदवार आया है? नहीं कह सकते ना। और वो कैसे आप कह सकते हो कि संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है? नहीं कह सकते हो आप। तो जब तक मतदान का रेशियो नहीं बढ़ेगा, सक्रिय मतदाता नहीं होंगे, तब तक वास्तविक अर्थों में लोकतंत्र नहीं होगा। इसके अलावा जो राजनीतिक दलों की आप बात कर रहे हो कि राजनीतिक दल अधिकतर होने चाहिए, क्योंकि इससे जो जनता है उसको अधिकतर विकल्प मिलेंगे और एक स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। अधिकतर जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपनी स्वार्थपूर्ण दलीय नीति के आधार पर संचालित होते हैं, तो राजनीतिक दलों का भी दुष्प्रभाव होता है। तो ये हमने दोष देखे लोकतंत्र के अंदर। आप देखते हैं कि गुण देख लिए हैं, दोष देख लिए हैं, उसके बाद निष्कर्ष ये निकलता है कि कितने भी आप इसमें दोष गिना दो, फिर भी अन्य शासन प्रणालियों की तुलना में लोकतंत्र में गुण ज़्यादा है, इसलिए लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ। वर्तमान में जितनी भी शासन प्रणाली है उनमें सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली लोकतंत्र ही है। अब देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी हुआ है एग्जाम में। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां बताइए। किसी देश में कैसी परिस्थिति होनी चाहिए कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सफल संचालन हो सके? यानी जो आलोचना थी ना, उन आलोचना को ही हमको थोड़ा दुरुस्त करके यहाँ पर लिखना है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे पहला है शिक्षित व जागरूक जनता होनी चाहिए। जनता शिक्षित होगी, पढ़ी लिखी होगी, तभी वो अपने वोट का महत्व समझ पाएगी। ठीक है, तो शिक्षित जनता होनी चाहिए, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक जनता होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र सफल हो पाएगा। दूसरा, देश में शांति और सुव्यवस्था का वातावरण होना चाहिए। जब देश में शांति होगी, सुव्यवस्था होगी, तभी विकेंद्रीकरण यानी शक्तियों का बंटवारा संभव हो पाएगा, क्योंकि अगर अशांति की स्थिति रहेगी, राष्ट्र में आपातकाल लगा हुआ है, तो सारी शक्तियाँ सरकार में केंद्रित हो जाएगी, तब सच्चे अर्थों में लोकतंत्र नहीं रहेगा। तो जब
देश में सुव्यवस्था रहेगी तभी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर पाएगा। नेक्स्ट है आर्थिक समानता व सामाजिक न्याय की स्थापना जरूरी है। ये जरूरी है लोकतंत्र की सफलता के लिए कि बिना किसी भेदभाव के समाज में सभी जो नागरिक हैं उनकी न्यूनतम आवश्यकता पूरी होनी चाहिए और उनको बिना किसी दबाव के शासन के कार्यों में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा था ना कि आर्थिक समानता स्थापित होगी तो राजनीतिक समानता और स्वतंत्रता अपने आप ही स्थापित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, कि यदि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, आर्थिक संरचना होती है, यदि वो संकट से गुजरती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था बिल्कुल लड़खड़ा जाती है। जैसे कि हमने देखा प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब मित्र देशों के द्वारा जर्मनी को हरा दिया जाता है और जर्मनी के ऊपर वर्साई की संधि थोप दी जाती है, उसके बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से लड़खड़ा जाती है। क्योंकि पहले विश्व युद्ध का जो आर्थिक खर्चा था वो पूरा का पूरा आर्थिक भार मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर डाल दिया था और जर्मनी इस आर्थिक खर्चे के चलते, इस आर्थिक भार के चलते अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती से नहीं संभाल पाया और जर्मनी की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाती है। और जर्मनी की अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक संरचना गड़बड़ाई तभी तो जर्मनी की राजनीतिक संरचना गड़बड़ाई। वाइमर गणराज्य जो उस वक्त कार्य कर रहा था उसको इस्तीफा देना पड़ा और फिर जर्मनी में हिटलर जैसे तानाशाह का उदय हुआ। तो यही बताने की कोशिश की गई है इस उदाहरण के माध्यम से कि किस तरह से जो अर्थव्यवस्था होती है वो राजनीति को प्रभावित करती है। इसी तरह से हम देखें द्वितीय विश्व युद्ध के समय आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई, उसी के बाद तो जो पूर्वी यूरोप के देश थे उन्होंने साम्यवादी विचारधारा को अपनाया था। ठीक है, साम्यवादी शासन को अपनाया था। नेक्स्ट है स्वस्थ जनमत का निर्माण हो सके ऐसी उस देश में परिस्थितियां होनी चाहिए और जनमत यानी जनता का जो मत होता है वो उसको निर्धारित करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? वही समाचार पत्र है, रेडियो है, टेलीविज़न है ना, स्वतंत्र जो प्रेस है। तो ये होना चाहिए उस देश में। अगर आप बिल्कुल जो मीडिया है उस पर पाबंदी लगा के रखोगे या फिर मीडिया को ये कहोगे कि आप सिर्फ हमारे जो शासन कर रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनके अनुकूल ही खबरें प्रसारित करनी है, तो फिर स्वस्थ जनमत संभव नहीं है और लोकतंत्र भी संभव नहीं है। तो स्वस्थ जनमत के लिए ये जरूरी है कि मीडिया बिल्कुल स्वतंत्र हो, जो सही है उसको सही बताए, जो गलत है उसको गलत बताए। नेक्स्ट है नागरिक स्वतंत्रताएं, कि नागरिकों को अपने विचार प्रकट करने की, सभा सम्मेलन करने की, संगठन बनाने की आज़ादी होनी चाहिए, तभी सही मायनों में लोकतंत्र संभव हो पाएगा। नेक्स्ट है संविधान लिखित होना चाहिए और अच्छी लोकतांत्रिक परंपराएं होनी चाहिए। संविधान में स्पष्ट रूप से जो सरकार है उसके कार्य क्षेत्र का उल्लेख किया जाना चाहिए, यानी सीमित शासन हो, विधि का शासन हो, तभी हम कहेंगे कि सच्चे मायनों में लोकतंत्र की स्थापना हुई है। और लोकतंत्र जो संविधान है वो इतना तो कठोर हो कम से कम कि उसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जाए, क्योंकि अगर संविधान लचीला होगा तो लोकतंत्र को अधिनायक तंत्र बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे जर्मनी में हिटलर ने किया था ना, हिटलर की जो नाजी पार्टी थी वो लोकतांत्रिक चुनाव में जीत कर आई और फिर उसने क्या किया, अपने पक्ष में कानून बनाया, संविधान में परिवर्तन किया और हिटलर को कैसी व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया, अधिनायक तंत्र में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो संविधान होना चाहिए लेकिन संविधान में जो सुधार है, परिवर्तन करने की व्यवस्था है वो ज़्यादा लचीली नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं, कि लोकतंत्र तभी संभव है जब आप कृषि और उद्योग दोनों के विकास की समान योजनाएं बना रहे हैं, यानी क्षेत्रों का अधिकतम विकास कर रहे हैं। नेक्स्ट है आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति होनी चाहिए, कि समाज में बहुसंख्यक भी होते हैं, अल्पसंख्यक भी होते हैं। बहुसंख्यक जिनकी संख्या ज़्यादा होती है और अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम होती है। तो जो आधारभूत मसले हैं देश के, उनमें दोनों बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के मध्य सहमति होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र सफल हो सकता है। नेक्स्ट है निर्वाचन हो, लेकिन जो निर्वाचन हो वो समयबद्ध हो और निष्पक्ष हो, यानी जो निर्वाचन हो समय पे चुनाव कराए जाएं और बिल्कुल निष्पक्ष होकर के ये चुनाव करवाए जाएं। तो भारत में यही काम कर रहा है चुनाव आयोग, बिल्कुल निष्पक्ष होकर चुनाव करवाने का। इसी के साथ ही स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका होनी चाहिए, उसको कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के नियंत्रण से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र संभव होगा। क्योंकि एक स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका लोकतंत्र की रीढ़ होती है, वो ही मनुष्य के अधिकारों की रक्षा करती है और मनुष्य को, नागरिकों को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के अनावश्यक दमन से मुक्ति दिलाती है। नेक्स्ट है
विरोधी दल, जो विपक्षी पार्टी होती है, किसे कहते हैं विरोधी दल? जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में जिस दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है वो तो सरकार का गठन करता है, यानी सत्ता पक्ष होता है, और जो दल सेकंड पार्टी के रूप में रहता है वो विपक्षी दल होता है। तो एक सुदृढ़ विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है, जो कि सरकार के गलत कामों की समय समय पर आलोचना करे और सरकार पर नियंत्रण लगाए। इसी के साथ ही नागरिक सुदृढ़ होने चाहिए, उनका नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र उत्कृष्ट श्रेणी का होना चाहिए। इसी के साथ ही, क्योंकि नागरिकों का चरित्र है तभी तो लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन ही है। योग्य, बुद्धिमान व लोकतंत्र में निष्ठा रखने वाले राजनीतिज्ञ होने चाहिए। राजनीतिज्ञ कैसे होने चाहिए? ऐसे नहीं कि जिनका आधार ही आपराधिक है, ठीक है। योग्य होने चाहिए, निष्पक्ष रहकर जो कार्य कर सके, ऐसे राजनेता चुनकर आने चाहिए। इसी के साथ ही लोकतंत्र तब संभव है जब सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, शक्ति किसी एक पक्ष में, एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में केंद्रित नहीं होगी। इसी के साथ ही जब स्थानीय स्वशासन होगा। स्थानीय स्वशासन मतलब लोकल बॉडी, जैसे हमारे भारत में है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम, नगर परिषद, ये सब किसका उदाहरण है? ये स्थानीय स्वशासन का उदाहरण है कि जनता जब खुद भाग लेगी जो अपने स्थानीय क्षेत्र में जो संस्थाएं हैं उनमें, तो लोकतंत्र का, एक स्वस्थ लोकतंत्र का इससे निर्माण होगा। तो बच्चों, हमने देखा लोकतंत्र के गुण, दोष, उसके सफल संचालन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। तो ये तीनों टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी हैं, बहुत ईजी भी हैं, तो इनके नोट्स बना लीजिएगा। धन्यवाद।